Good morning students. Today we will continue with the chapter chemical equations and reactions. कल अपने स्टार्ट किया था चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि चेंजेस टू टाइप के होते हैं, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस का मतलब वो चेंजेस जिनके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे शेप, साइज, कलर है, किसी सब्सटेंस का चेंज होता है, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, उसको अपने क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस के नाम से जानते हैं। वो चेंजेस जिसके अंदर नए सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ बनते हैं उनको अपने केमिकल चेंजेस बोलते थे। केमिकल चेंजेस को ही अपने क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन उसके मान 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कोई भी मतलब केमिकल रिएक्शन होती है तो कोई ना कोई गैस इवॉल्व होती है। सेकंड था फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट बनता है। ये आपको मैंने बताया था कि जब दो केमिकल्स को अपने रिएक्ट करवाते हैं तो एक केमिकल है अगर मान लो लिक्विड के रूप में और दूसरा उसके अंदर सॉलिड प्रोडक्ट के रूप में नीचे इकट्ठा हो जाता है तो सॉलिड प्रोडक्ट को हमने क्या बोलते थे, प्रेसिपिटेट के नाम से जानते हैं। तीसरा मैंने बात की थी चेंज इन कलर, फिर था चेंज इन स्टेट, यानी कलर चेंज होता है, स्टेट चेंज रहती है, यानी सॉलिड से लिक्विड या गैस में चेंज रहता है। और एक मैंने पढ़ा था चेंज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी टेम्परेचर या तो क्या हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है सोल्यूशन का, या टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस तरह से मैंने क्या पढ़े थे, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शंस के पढ़े थे। अब अपने हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जैसे अपने छोटे होते हैं तो अपने लिखते हैं जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड बनता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। लेकिन अब अपने लिखते हैं Zn प्लस H2SO4 बनता है ZnSO4 प्लस H2। ये तो होती है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जब अपने इसको उसके सिंबल की हेल्प से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये सिंबल है या फॉर्मूला है, जिंक को हमने Zn से लिखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है। The method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formulas is known as chemical equation, यानी वो मेथड जिसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल और फॉर्मूलों की हेल्प से लिखा जाता है, तब उसको अपने क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। केमिकल इक्वेशन है दो तरह की होती है, एक तो होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और एक होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए जैसे अपने ऊपर वाली इक्वेशन दी है इसी का एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा Zn प्लस H2SO4 बनता है ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये है हमारे रिएक्टेंट और ये है हमारे प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट वाली साइड्स देखो, जिंक है वो कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, सल्फर कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना है 4। इधर भी सेम ऐसे हम लोग जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। मैंने बताया था कि जो प्रोडक्ट वाली साइड है तो नया एलिमेंट तो बनता ही है, जो पुराने एलिमेंट होते हैं उन्हीं का रियल एलिमेंट होता है। तो जिंक के सामने जिंक, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, सल्फर के सामने सल्फर, ऑक्सीजन के सामने अपने क्या करते हैं, ऑक्सीजन लिख देते हैं। इधर भी जिंक कितना है 1, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4 और हाइड्रोजन कितने हैं 2। दोनों साइड देखो रिएक्टेंट के अंदर हर एलिमेंट के एटम्स हैं क्या है, सेम नंबर के अंदर है। दोनों के अंदर क्या है, बिल्कुल सेम नंबर के अंदर है। जिंक 1 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं 4 है। तो यानी वो रिएक्शंस जिसके अंदर दोनों साइड हर एलिमेंट के एटम्स हैं वो इक्वल नंबर के अंदर होते हैं, तब उसको अपने क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। यानी दोनों साइड ऐसा नहीं है कि मान लो अपने काउंट कर लिए 1 2 3 4 और 4 8, तो इस साइड रिएक्टेंट के नंबर 8 है, प्रोडक्ट के नंबर भी अपने 8 कर दे, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 4 था वहाँ पे 2 ही हो, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 था यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन 2 की जगह क्या हो जाए 4 हो जाए, तो तब बैलेंस नहीं माना जाता। हमेशा हर एलिमेंट के जो एटम है, जिंक है वो सेम नंबर में होना चाहिए, हाइड्रोजन सेम नंबर में होना चाहिए, सल्फर सेम नंबर में होना चाहिए, ऑक्सीजन भी होना चाहिए सेम नंबर के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर हर एलिमेंट जब क्या होता है कि इक्वल नंबर के अंदर होता है, तब अपने इसको क्या बोलते हैं कि ये कैसी इक्वेशन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है वाटर। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ
देयर इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि टोटल मास है प्रोडक्ट का और टोटल मास है रिएक्टेंट का हमेशा इक्वल होता है। मास के अंदर कभी भी केमिकल रिएक्शन चेक हो जाए तो भी क्या होता है, चेंज नहीं होता। तब इसको अपने क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। जैसे अपने अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, जैसे लिखा था हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनता है वाटर। हाइड्रोजन का नंबर है 2, ऑक्सीजन का नंबर है 2, हाइड्रोजन का नंबर है 2, ऑक्सीजन का नंबर है 1। अब देखो हाइड्रोजन का मास होता है 1, एटम है 2, प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16, एटम है 2, तो 2 प्लस 32 यानी रिएक्टेंट का मास कितना है 34। लेकिन अगर अपने इसको देखते हैं, हाइड्रोजन का मास है 1, एटम है 2, ऑक्सीजन का मास है 16, एटम है 1, 2 रेशियो 2 प्लस 16 यानी कितना हो गया 18 हो गया। तो यानी अगर अपने अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गलत प्रूव हो जाता है। लेकिन कोई भी चीज़ है जब साइंटिस्ट बताते हैं तो कभी भी गलत नहीं बताते हैं। क्या होता है कि पहले उसको प्रूव किया होता है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के साथ। तो इसका मतलब अगर अपने इस तरह से अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गलत हो जाता है। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो गलत हो नहीं सकता। तो अपने पूछते हैं कि व्हाई शुड बी केमिकल इक्वेशंस बैलेंस्ड, कि अपने को केमिकल इक्वेशंस क्यों बैलेंस करनी चाहिए। तो वी शुड बैलेंस द केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी अपनी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमेशा अपने क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करके लिखते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए केमिकल इक्वेशन को अपने क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। अब बैलेंस कैसे करते हैं ये देखो स्टूडेंट्स। हमेशा जैसे कोई भी केमिकल इक्वेशन देखते हो उसको हमेशा क्या करते हैं, जो अपने को दे रखे हैं उनको अपने क्या करते हैं, ब्रैकेट्स में लगा देते हैं। ब्रैकेट्स में लगा देते हैं क्योंकि ब्रैकेट्स का मतलब क्या है, लक्ष्मण रेखा बन गई, इसके अंदर नहीं जाना। यानी कई बच्चे तो क्या करते हैं जैसे H2 प्लस O2, H2O है बैलेंस करने के लिए यहाँ पे O2 लगा दिया, ऐसा नहीं होता। अपने को अब इसके अंदर कुछ नहीं आना। यानी अपने क्या करते हैं कि जब भी अपनी कोई भी एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने दे रही हो तो अपने क्या करते हैं कि पहले जो केमिकल इक्वेशन है सबसे पहला काम आपका क्या होगा, एक तो इसको पेंसिल से करोगे। जब आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आपको बहुत अच्छी तरह से आ जाए तब तो आप क्या करना है, इसको पेन से करना शुरू कर देना। लेकिन अगर आपको ये नई चीजें करनी आती हैं तब आप हमेशा इसको क्या करना कि पेंसिल से ही करने की कोशिश करना। तो सबसे पहले तो अपने क्या करते हैं कि जो भी केमिकल इक्वेशन अपने को दे रखी होती है उसको अपने क्या करते हैं कि हमेशा जो भी अपने पास है जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड अपने क्या करते हैं, दोनों साइड अपने इन सबको ब्रैकेट्स के अंदर क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ब्रैकेट्स का मतलब है कि एक लक्ष्मण रेखा बन गई। याद है ना लक्ष्मण रेखा, सीता ने लक्ष्मण रेखा को पार किया तो क्या हुआ था, रावण उसको उठा के ले गया था। तो तुम भी अगर लक्ष्मण रेखा को पार करोगे तो तुम्हारी इक्वेशंस भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएंगी। इसलिए आपको अब इसके अंदर तो जाना ही नहीं है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसके बाहर जो भी करना है आपको क्या करना है, इसके बाहर करना है। और बाहर भी कहाँ पर करना है, इसके बिल्कुल सामने करना है। जैसे ये H2 प्लस O2 H2O बना, तो अब देखो अपने इधर लिख लेते हैं हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं।
इसको अगर अपने हीट करते हैं, ये हीट का सिंबल होता है जिसको डेल्टा बोलते हैं, बहुत बार बताया हुआ है, बनता है KCl प्लस O2। इनको हमने क्या किया, ब्रैकेट में डाल दिया। पोटेशियम 1 क्लोरीन 1 ऑक्सीजन कितने 3, पोटेशियम 1 क्लोरीन 1 ऑक्सीजन कितने 2। बेटा जी पहले तो ये होता है कि जब भी कोई ओड नंबर आता है ना तो उसको इवन नंबर में चेंज करना जरूरी है, क्योंकि अपने 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से आ रहे हैं, 2 को अपने 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, तो 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई करने से रहे, क्योंकि अपने ने 9th क्लास के अंदर पढ़ा है कि हमेशा जब भी कंपाउंड बनता है वो किसके अंदर बनता है, होल नंबर के अंदर बनता है। तो होल नंबर के अंदर बनाने के लिए अपने इसको यूँ तो करने से रहे कि इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी अपने पहले हमेशा क्या करते हैं कि जो ओड नंबर जिस साइड होता है उसको क्या करते हैं, इवन नंबर में चेंज कर देते हैं। अगर मान लो अपने यहाँ पर 2 लगाते हैं तो K कितना लेगा 2, Cl कितना लेगा 2 और ऑक्सीजन कितना लेगा 3 2 2 यानी कितना लेगा 6 हो जाएगा। अब अपने को इसको बैलेंस करना है, KCl को इधर 2 है इधर 2 है, इसके आप इधर लगा के क्या हो जाएगा 1 into 2 यानी कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 हो जाए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है 6 हो जाता है। बाद में इसको आप यूं भी लिखोगे, पहले ब्रैकेट में करके 2 KCl और 2 KCl प्लस 3 O2। इस तरह से क्या लगती है, ये हमारी इक्वेशंस क्या लगती है, बैलेंस हो जाती है। स्टूडेंट्स अब 10th क्लास के अंदर आप कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसको अनबैलेंस नहीं लिखोगे, हमेशा और हमेशा अपने क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके ही लिखते हैं। अगर आप अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख के आओगे, कोई मर्जी क्वेश्चन आ जाए, आपको वो कभी बोलेगा नहीं कि आपने इक्वेशन को बैलेंस करके लिखना है, आपको अपने आप ही अंडरस्टैंड है कि आपको हमेशा इक्वेशन को बैलेंस करके लिखना है, चाहे उसमें बोला है चाहे नहीं बोला हो। अगर आप नहीं करके आते हो तो आपका हाफ मार्क्स रिड्यूस होएगा ही होएगा, और हाफ मार्क्स को बचाना बड़ा ईजी है। इसलिए छोटी छोटी बातों का, जैसे मैंने लाइट के अंदर आपको बोला था कि एरो के निशान लगाने हैं, बच्चों डरने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ें अपने क्लासेस के अंदर भी पढ़ेंगे। जब अपने क्लास के अंदर आप आओगे तो ये चीज़ें दोबारा से मैं रिपीट करवाऊंगी, क्योंकि मे भी 1 सितंबर से आपका स्कूल लगेगा ही लगेगा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। सब कुछ बातें हैं जो हमेशा के लिए ध्यान रखनी है, यानी अब अपने को केमिकल इक्वेशन को क्या करना है, हमेशा बैलेंस करके ही लिखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, यानी अपने कोई भी इक्वेशन है उसको ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। अब इंफॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है, जानकारी देना, यानी कोई भी इक्वेशन है जिसको देखते ही पता लग जाए कि इस इक्वेशन में ये क्या कहना चाहता है, तो उसको अपने कैसे किसी भी इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। इसके लिए 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अपने क्या करते हैं, हमेशा फिजिकल स्टेट है उसको इंडिकेट करते हैं। फिजिकल स्टेट 3 होती हैं, सॉलिड को स्मॉल s से, लिक्विड को स्मॉल l से, गैस को स्मॉल g से। इसके अलावा एक और वर्ड सीख लो, एक्वेसियस। एक्वेसियस का मतलब होता है कि अगर अपने किसी भी चीज को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं उस सॉल्यूशन को अपने क्या बोलते हैं, एक्वेसियस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो एक्वेसियस सॉल्यूशन को अपने क्या लिखते हैं, AQ के नाम से जानते हैं। कैसे मैं कहना चाहती हूँ, जैसे अपने रिएक्शन पढ़ते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन है C, कोयला मान लिया सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस होती है, गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस होती है। तो अपने फिजिकल स्टेट है, इसको नीचे इसके पैरों के अंदर अपने क्या करते हैं, इस तरह से फिजिकल स्टेट है ब्रैकेट के अंदर लगा देते हैं। गैस कभी ठहरती नहीं है, तो गैस हमेशा निकल जाती है, तो अपने प्रोडक्ट वाली साइड, तो यहाँ पर मैंने इसके साथ रिएक्शन करवाई है, तो ये गैस अपने अंदर डाली है, तो यहाँ पर अपने क्या करते हैं, प्रोडक्ट वाली साइड क्या होता है कि गैस को अपने क्या करते हैं, एरो लगा के बाहर निकाल देते हैं। जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड बनता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस है, इसको ऐसे किया, जिंक मेटल है सॉलिड। अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड है, ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में तो यूज होता नहीं, डाइल्यूट फॉर्म में होता है। डाइल्यूट कैसे करते हैं, वाटर के अंदर मिक्स करके करते हैं। जिंक सल्फेट ये भी एक गैसेस बन जाता है, हाइड्रोजन गैस बनती है, गैस बनती है। इस तरह क्या होता है, अपने इसको क्या करते हैं, फिजिकल स्टेट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अपने क्या करते हैं, हमेशा इसके साथ इंडिकेट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन
हीट चेंजेस टेक प्लेस, यानी जो हीट के अंदर चेंजेस आते हैं उनको भी अपने इंडिकेट करते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि दो तरह की होती है, एक तो ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर हीट क्या होती है, इवोल्व होती है। जिसके अंदर हीट इवोल्व होती है उसको अपने बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है उसको अपने बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो पहला है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट इवोल्व होती है। तो जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस को अपने लिखते हैं, जैसे C+O2 लिखते हैं CO2, तो ये कार्बन मान लो अपने पास कोयला है, पहले तो अपने फिजिकल स्टेट लिखेंगे, उसके बाद जहाँ पर हीट इवोल्व होती है, हीट निकलती है, उस साइड अपने लिखते हैं प्लस हीट का सिंबल लिखते हैं। यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, प्लस हीट क्या करते हैं, हमेशा प्रोडक्ट वाली साइड लिखते हैं। जैसे मीथेन पढ़ा था, मीथेन है गैस होती है, ऑक्सीजन की हेल्प में बर्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर्स भी, वाटर वेपर या वाटर का लिक्विड प्लस क्या होती है, प्लस लाइट बनती है। तो ये भी क्या हो गया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उसको भी अपने क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर हमारा फूड क्या होता है, सॉरी रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो फूड है C6H12O6 ग्लूकोज के रूप में, ये क्या होता है, ऑक्सीजन की हेल्प से बर्न होता है, जिसके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलते हैं। प्लस क्या मिलती है अपने को, एनर्जी है। एनर्जी यहाँ पर हीट के रूप में नहीं मिलती, एनर्जी दूसरे रूप में मिलती है, तो इसको अपने क्या बोलते हैं, एनर्जी, यानी प्लस हीट की साइड प्लस हीट एनर्जी लगा देते हैं। यहाँ पर जो तुम्हारी बॉडी के अंदर खाना चलता है वो लिक्विड फॉर्म में, वैसे सॉल्यूशन में, क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर 70% क्या होता है, वाटर, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर लिक्विड के रूप में या वेपर्स के रूप में भी बनता है। ये क्या होता है कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। फिर दूसरा होता है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, जहां पर हीट क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब होती है, हीट इज एब्जॉर्ब। जहां पर हीट एब्जॉर्ब होती है वहां पर एंडोथर्मिक प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, जैसे N2+O2 नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, इसको रिएक्ट करवाते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी क्या बनती है, गैस बनती है। तो जब ये गैस बनती है तब अपने क्या करते हैं, इस साइड इसके अंदर क्या होता है कि अपने को हीट देनी पड़ती है। तो या तो यहाँ पर अपने क्या करते हैं, माइनस हीट लगा देते हैं, या इसको अपने लिखते हैं N2+O2 प्लस हीट, तो क्या बनता है, 2NO बनता है। यानी या तो अपने क्या करते हैं, रिएक्टेंट वाली साइड अपने क्या करते हैं, प्लस हीट का निशान लगाते हैं, या प्रोडक्ट वाली साइड अपने क्या करते हैं, माइनस हीट का निशान लगाते हैं। अब देखो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, वो प्रोसेस जिसके अंदर प्लांट्स है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एनर्जी का यूज करके क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं, उसको अपने क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर सन क्या हो गया, सन की लाइट क्या होगी, प्लस हीट ही होगी, तो सन की हीट ही है, ये क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं। तो यानी C6H12O6 प्लस क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन गैस बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर लिक्विड, फूड बनता है वैसे सॉल्यूशन के रूप में, ऑक्सीजन बनती है गैस के रूप में। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। अगर रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जहाँ पर हीट इवॉल्व होती है, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो दोनों क्या होते हैं, जस्ट एक दूसरे से क्या होते हैं, अपोजिट प्रोसेस चलते हैं। तो यानी यहाँ पर अपने क्या करते हैं कि प्लस हीट का निशान है वो अपने प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की साइड लगाते हैं एक्सोथर्मिक के अंदर, या माइनस हीट का क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट की साइड लगाते हैं। जैसे मैंने 9 में पढ़ा था कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को अपने पहले ऊपर एरो लगा देते थे, एरो के ऊपर हीट का लगाते थे, अपने सिंपल में लिख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को अपने हीट करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो इस तरह से क्या होता है कि अपने इसको इस तरह से इंडिकेट करते हैं। अब तीसरा स्टेप है, पहला हो गया फिजिकल स्टेट में इंडिकेट करना, दूसरा हीट चेंजेस, और तीसरा जो है इंडिकेटिंग द कंडीशंस, by indicating the conditions under which
रिएक्शंस टेक प्लेस, यानी वो कंडीशंस जिसके अंदर रिएक्शंस होती हैं उनको अपने क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। अब इसका क्या मतलब है बच्चों, समझो। जैसे अभी मैंने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर मैंने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में, वाटर लिक्विड के रूप में, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, प्लस किसकी, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, यही है। तो क्या होता है, C6H12O6 ग्लूकोज एक्वेसियस प्लस ऑक्सीजन गैस के रूप में, यही पढ़ा था। तो यानी जो कंडीशंस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए लेकिन किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल, तो जो भी कंडीशंस के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको अपने क्या करते हैं, एरो के ऊपर और नीचे लगाकर कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिखो, सुनो, ये होता है पोटेशियम क्लोराइड, इसको बैलेंस करके लिखना बच्चों, इसके आगे तो C6 के बाद तो बैलेंस हो जाएगा। पोटेशियम क्लोराइड अगर अपने इसको हीट करते हैं तो ये किसके अंदर चेंज हो जाता है, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस के अंदर चेंज हो जाता है। आप ये मत कहना कि मैडम आपने ब्रैकेट नहीं लगाई, ब्रैकेट लगाने जरूरी नहीं होते, मेरे को प्रैक्टिस है, आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं, इसलिए आपको बोला है कि पहले सीखो, उसके अगर आपको आ जाते हैं तो आप सीधा भी लिख सकते हो बैलेंस करके। पोटेशियम क्लोराइड को अगर अपने को देखो, वैसे तो लैब के अंदर ऑक्सीजन बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अपने पास ऑक्सीजन का भंडार है, अपने एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन है। अगर अपने को ऑक्सीजन सिलेंडर्स के अंदर भरनी भी होती है तो वहाँ पर अपने ऑक्सीजन का क्या करते हैं कि ऑक्सीजन है उसको एयर से क्या करते हैं, लिक्विफाई करके फिल करते हैं। लेकिन अगर मान लो अपने को लैब के अंदर ऑक्सीजन बनानी है तो अपने क्या करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है, इसको हीट करते हैं तो क्या बनती है, ऑक्सीजन गैस है वो बनती है। तो जब ऑक्सीजन गैस बनती है तो ये प्रोसेस क्या होता है, बड़ा स्लो होता है। तो अपने क्या करते हैं, इसके अंदर MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या करते हैं, पाउडर डाल देते हैं। इस मैग्नीज डाइऑक्साइड का एक स्पेशल नाम देते हैं, इसको बोलते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं, देखो वैसे ही रिएक्शन बड़ी स्लो चलती है, पोटेशियम क्लोराइड को हीट करने से ऑक्सीजन गैस बनती है लेकिन बड़ा स्लो प्रोसेस होता है। लेकिन MnO2 डालते ही ये प्रोसेस क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। और MnO2 का कुछ रोल नहीं है, MnO2 सिर्फ क्या करता है, केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है, इसको बढ़ा देता है, फटाफट ऑक्सीजन बना देता है, लेकिन लास्ट में क्या होता है, खुद अनचेंज रहता है। तो कैटलिस्ट क्या होता है कि वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन की रेट को चेंज कर देता है। देखो बढ़ा भी सकता है, कहीं पर अपने को कम करनी होती है, बताती हूँ कहाँ पर कम करनी होती है, तो वहाँ पर क्या करता है, ये कम भी कर देता है। तो यानी जो केमिकल रिएक्शन की रेट को कम या ज़्यादा करता है, यानी केमिकल रिएक्शन की रेट को चेंज करता है, उनको अपने क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। और कैटलिस्ट की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो लास्ट के अंदर वैसे के वैसे बचे रहते हैं। जैसे सिंपल सा आपकी लाइफ का एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे कि मान लो अपने तरी वाली सब्जी बनाते हैं, पानी वाली सब्जी बनाते हैं ना, रस्से वाली, जैसे आलू तरी वाली बनाई या चने की सब्जी बनाई, बाई चांस उसके अंदर नमक डबल हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो अगर तुम्हारी मम्मा उसके अंदर पानी डाल देगी तो सब्जी क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। तो अपने क्या करते हैं कि उसको सब्जी को, मतलब पुराने टाइम में लोग क्या करते थे कि जो सब्जी बनी होती थी उसके अंदर क्या करते थे, आटा गूंथ के आटे की छोटी छोटी गोलियाँ बना के क्या करते थे, तो सब्जी के अंदर पानी डाल देते थे, तरी वाली सब्जी के अंदर। तो जब पानी डाल दिया तो जो आटे की गोलियाँ होती थी वो क्या करती थी कि जो एक्स्ट्रा साल्ट होता था सब्जी के अंदर उसको क्या कर लेते थे, एब्जॉर्ब कर लेते थे, और बाद में अपने आटे की गोलियाँ उठा कर उसको गाय वगैरह को डाल दो। यानी यहाँ पर मतलब आटे की गोलियाँ में क्या किया, वहाँ से नमक एब्जॉर्ब कर लिया, यानी एक तरह से वो भी क्या हो गया, कैटलिस्ट हो गई। तो कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को क्या कर देते हैं, फास्ट या स्लो कर देते हैं, लेकिन लास्ट में क्या होता है, खुद कैसे रहते हैं, अनचेंज ही रहते हैं। एक एग्जाम्पल और सुन लो, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस है, इसको अगर अपने जितना टेम्परेचर है उससे 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर देते हैं और टेम्परेचर भी क्या करते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड बना देते हैं, और इसके अंदर अपने दो कैटलिस्ट यूज करते हैं, जिंक ऑक्साइड और एक यूज करते हैं K2Cr2O7। अगर अपने इन दोनों को मिला देते हैं तो क्या होता है कि ये केमिकल रिएक्शन है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, हाइड्रोजन भी क्या है, गैस है, बनता क्या है, CH3OH, क्या बनता है, मेथेनॉल, एक लिक्विड है वो बन जाता है। तो यहाँ पर जो ये जिंक ऑक्साइड है और क्रोमियम ऑक्साइड है, ये किसका काम करते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो यानी इस तरह से अपने क्या करते हैं कि ये तीन कंडीशंस हैं, पहला था फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टर एंड प्रोडक्ट को बताकर, दूसरा हीट चेंजेस टेक प्लेस, तीसरा कंडीशंस जिसके अंदर क्या होती है, रिएक्शन
को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं।